नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज और इसी के अंदर एक और टॉपिक आएगा और उस टॉपिक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे कि भाई फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैसे फाइंड करते हैं और उसी के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा। थ्योरी के बाद हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में या फिर नीट में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। तो फटाफट क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया और कूलॉम्स लॉ किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई दो चार्जेज हों, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, इस चार्ज को मैं क्या बोल रहा हूँ, Q1 बोल रहा हूँ और इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, Q2 बोल रहा हूँ। दोनों चार्ज की खासियत क्या है, दोनों कैसे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, एक लाइन है, इन दोनों चार्जों को क्या कर रही है, मिला रही है। अब मैं यहां पर इस तरह से एक वेक्टर डिफाइन करूं, लेट अस से दिस वेक्टर इज r12। इस वेक्टर का नाम क्या बोल दिया मैंने, r12 वेक्टर बोल दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विल बी इक्वल टू F/1 ड्यू टू 2। यानी F/1 ड्यू टू 2 कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं F12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर R12 वेक्टर, यानी या फिर ऐसे लिख दो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और इस पूरे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये तो किस फॉर्म में हुआ, स्केलर फॉर्म हुआ। या बोल सकते हैं इस चार्ज 1 पर चार्ज 2 के कारण लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इतना हुआ। और ये मैंने कहां से लिखा, कूलॉम्स लॉ की हेल्प से लिखा। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे यहां पर डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहां मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर, और यहां क्या लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, हमने ये कल डिस्कस कर रखा है लास्ट में, जहां पर हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पर इस R12 डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख दूंगा, जो क्या हो जाएगा R⁻12। यहां पर जो R⁻12 है वो क्या है, R12 कैप है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R12 एंड दिस इज डिफाइंड एज R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। इस तरह से हमने क्या किया था, इसको डिफाइन किया था। और ये क्या है, अभी तक की हमारी सीख है, या बोल सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये है, इस ब्रैकेट के अंदर है। नाउ अब हम क्या नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि अगर मेरे पास यहां पर दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हों, या बोल सकते हैं दो से ज्यादा पॉइंट चार्ज हों, तब किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे भाई। अब देखो दो चार्ज के बीच कितना होगा भाई, इतना होगा, सिंपल सा आंसर है, अभी तक हमने पढ़ रखा है। अब मैं ये बोल रहा हूं, मैं दो की जगह यहां पर चार चार्ज ले रहा हूं, कुछ ऐसे। मान लिया ये मेरे पास क्या है, ये Q1 चार्ज है, यहां मैंने एक चार्ज क्या ले लिया, Q2 ले लिया, यहां मैंने एक चार्ज क्या ले लिया, Q3 ले लिया, और यहां मैंने एक चार्ज क्या ले लिया, Q4 ले लिया। अभी मेरे पास एक सिस्टम है जहां पर चार चार्ज पार्टिकल है या चार्ज पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है और एक Q4 है। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं चारों चार्ज का नेचर क्या है, सेम है। यानी अगर ये पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव हैं, अगर ये नेगेटिव है तो सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, एक वेक्टर ड्रॉ करूं, ये वेक्टर, इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में R12 वेक्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, तो दिस वेक्टर विल बी R13 वेक्टर हो जाएगा। और इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर विल बी R14 वेक्टर हो जाएगा। अब इस चार्ज Q1 पर Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है और Q4 भी फोर्स लगा रहा है। अगर ये Q3 और Q4 नहीं होते तो सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम होता और मैं इस Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स इसकी हेल्प से फाइंड कर सकता था। लेकिन अभी क्या है, यहां पर दो और चार्ज पार्टिकल आ गए या फिर दो और पॉइंट चार्ज आ गए, Q3 और Q4। अब हमारा एम है कि बताओ भाई
इस Q1 पर नेट कितना फोर्स लगेगा। एक बात तो सिंपल है, इस Q1 पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, और ये सब के सब फोर्स कैसे लगाएंगे, ये जो मेरे पास लाइन है इस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएंगे। यानी अगर मैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकालूंगा तो कैसे लगेगा, ऐसे, बिकॉज मैं मान के चला हूं सबका नेचर क्या है, सेम है, तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, और इधर की ओर क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा, एंड दिस फोर्स इज, बताओ कितना हो जाएगा, कैसे लिखूंगा इसको मैं, F12 लिख दूंगा। F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड इन दिस डायरेक्शन, ये एरो किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। अगर मैं F13 निकालूंगा तो कैसे आ जाएगा, इस लाइन के अलोंग, तो ये ऐसे आ जाएगा, दिस इज फोर्स F13, इसे मैं क्या बोलूंगा, F13, और किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं F4 का फोर्स लगाऊं तो कहां से कहां क्यों लगेगा, बताओ, इधर की ओर, सॉरी Q4 का फोर्स कहां क्यों लगेगा, Q1 पर, इधर की ओर, एंड दिस फोर्स विल बी F1 ड्यू टू 4, F14 वेक्टर। तो जो F12 है वो क्या है, फोर्स ऑन 1 या Q1 ड्यू टू Q2, F13 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, F14 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4। अब यहां पर एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये सारे चार्ज पार्टिकल यहां पर नहीं थे, Q2 और Q3 और Q4 जब यहां पर नहीं थे, तब ये जो मेरे पास Q2 है, Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में F12 फोर्स लगा रहा था। अब क्वेश्चन ये है, जैसे मैं यहां पर Q3 और Q4 को रखूंगा, क्या इस F12 के मैग्नीट्यूड में या फिर डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इनिशियली जब यहां पर Q3 और Q4 नहीं थे, इस Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा था, F12 फोर्स लगा रहा था। अब जैसे मैं यहां पर दो नए पॉइंट चार्ज Q3 और Q4 को रखूंगा, जैसे कि मैंने यहां पर रखा हुआ है, तो इस F12 के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। आंसर है हाँ जी, नहीं आएगा, नहीं आएगा चेंज। क्या चेंज नहीं आएगा, यानी यहां से एक चीज कॉन्सेप्ट निकालेंगे हम। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल इन चार्ज Q1 इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिख के चलेंगे हम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज on Q1 is independent from presence of other charges, और पता है ये जो मैंने लाइन लिखी है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां पे लिख कर चलेंगे, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। अब देखो, अब यहां जो नेक्स्ट लाइन आएगी ना, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही इन फोर्स ने F12, F13, F14 इन सब ने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो किया। यानी ये F12 का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि यहां पर एक कोई चार्ज Q3 है, यहां कोई चार्ज एक Q4 है। उसी तरीके से F12 का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि यहां पर कोई एक चार्ज Q2 है और कोई दूसरा चार्ज यहां पर Q4 है। उसी तरह से जो मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ F14 है वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कि यहां पर कोई एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। यानी इन सब का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो दूसरे यहां पर चार्ज पार्टिकल हैं उन चार्ज पार्टिकल से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और जब भी ऐसी चीज होती है इसका मतलब ये सारे फोर्स क्या कर रहे हैं,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 will be vector sum of forces F12, F13, F14, यानी तीनों फोर्स के वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। यानी F net एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14। देखो ये मैं लिख पा रहा हूं ना ऐसे करके, ये फॉर्मूला मैं यहां पर लिख पा रहा हूं क्योंकि जो F12 है, F13 है और F14 है, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो किया है। अगर ये तीनों फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करते तब मैं यहां पर ये फॉर्मूला नहीं लिख पाता। तभी मैंने पहले आपको ये चीज बताई और तब जाके क्या आया, ये यहां पर स्टेटमेंट आया कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। ऐसा भी इसको हम बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, नाउ अब हमें क्या चाहिए, F12 की वैल्यू चाहिए, फिर F13 की वैल्यू चाहिए, फिर F14 की वैल्यू चाहिए, और सब हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, कुलाम्स लॉ की हेल्प से। उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मिटा दो भाई फटाफट। ये मिटाया मैंने। ओके, नाउ सिंस वी नो जो F12 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1/4 पे एप्सिलॉन आएगा, इसको मैं K लिख सकता हूँ, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस, दिस इज R12 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा R12 कैप। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर सम कर रहे हैं। वेक्टर सम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और सिमिलरली क्या निकाल दोगे, F13 निकाल दोगे, तो F13 विल बी इक्वल टू K Q1 Q3 और अपॉन कितना आ जाएगा R13 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा R13 कैप। R13 कैप क्या है, R13 वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सिमिलरली क्या निकाल दोगे, F14 निकाल दोगे, तो F14 विल बी इक्वल टू K Q1 Q4 और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये R14 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा R14 कैप आ जाएगा। क्लियर बात? नाउ अब इन तीनों की वैल्यू उठाओ एक एक करे और कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। आप इसको कुछ इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, यहाँ पर लिख के चलोगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम F net at 1 acting on 1 या चार्ज Q1 लिख दो, यहाँ Q1 लिखा है, तो दिस विल बी इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा R कैप 12, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये K Q1 Q3 और अपॉन में कितना आ गया, ये R13 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आया R13 कैप, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q4 और अपॉन में कितना आया R14 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा R14 कैप आ जाएगा। क्लियर? ओके। अगर इतनी बात क्लियर हुई, देखो कुछ चीज़ कॉमन है, K कॉमन है सबसे, तो K बाहर ले लो, तो यहाँ से मेरे पास F नेट वेक्टर ऑन Q1 इज इक्वल टू K सबसे बाहर आ गया, देखो अंदर कितना बच गया, और सब में Q1 भी बाहर है, देखो Q1 है, तो Q1 भी बाहर लो, K इंटू Q1 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, यहाँ से ये बच गया Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये कितना आया R12 कैप, प्लस यहाँ से कितना आ गया, ये Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप, और प्लस ये कितना आ गया, देखो यहाँ से Q4 अपॉन में आया कितना R14 स्क्वायर, और यहाँ कितना आया 14 कैप, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, नाउ अब इस पूरे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ बाय यूजिंग समेशन साइन।
समेशन का यूज़ करते हुए आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ कैसे करते हैं। इसको मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ, देखो जरा, ये क्या आएगा, ये Q1 आएगा, इसको ऐसे लिख दिया। मैं यहाँ पर समेशन का साइन लगा दूंगा, ऐसे सिग्मा, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा या फिर समेशन। देखो समेशन लिखा। अब देखो इन सब में यहाँ पर 1 है 1 है 1 है, ये 1 1 1, यहाँ 2 है 3 है और ये 4 है, यानी जो Q के बेस में है वो चेंज हो रहा है। यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, लेकिन यहाँ R12 है, 1 1 सेम है, 1 1 सेम है, 1 1 सेम, यानी 1 चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये वाला नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। ये 2 है, ये 2 है, ये 3 बन गया इधर, और ये दोनों क्या बन गए, 4 बन गए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, देखो Q, ये चेंज हो रहा है, इसको मैं K लिख दूँ यहाँ पर, K की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, K लिख दिया मैंने, और डिवाइड में कितना आ गया, देखो यहाँ 1 1 1 सब जगह 1 है, तो इसको R1, लेकिन यहाँ 2 है 3 है 4 है। अब जैसे Q का बेस चेंज हो रहा है, उसे 2 3 4 ये भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 1K लिख दिया। अगर यहाँ K 1 होगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या है, स्क्वायर है। फिर मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर R, देखो 1 है 1 है 1 है, सब में 1 है तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यानी ये 2 ये 2, यानी इसको क्या लिखता हूँ मैं, K लिख सकता हूँ, और ऊपर क्या है, कैप है। और फिर यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, लिमिट, यहाँ बोल सकता है K कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, यहाँ K 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, यानी K 2 से शुरू हो रहा है और कहाँ पहुँच रहा है, 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं K की जगह 2 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर प्लस, समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर K की जगह 3 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर प्लस, फिर K की जगह 4 पुट करूंगा तो कौन सा टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इस Q1 को अंदर ले जाओ, यानी ये कांस्टेंट है Q1, तो इसको मैं अंदर ले जा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इन सब में कॉमन है ना, तो मैं अंदर ले जा सकता हूँ इसको। तो F नेट ऑन Q1 इज इक्वल टू K ऐसे रहा, एंड दिस इज समेशन ओवर K। तो ये कितना आ गया, Q1 K अपॉन R1 K का स्क्वायर, और कितना आ गया, R1K कैप, ठीक है। अब इस 2 K एक जैसे हो गए, ये ध्यान देना, ठीक है। ये K कौन सा वाला है, कूलम्ब्स वाला कांस्टेंट है, और ये K क्या है, वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, ठीक। एंड K इज फ्रॉम 2 से लेकर 4 तक। तो दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। तो Q1 पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा। ये तो किसके लिए हुआ, चार्ज पार्टिकल के लिए हुआ। कितने चार्ज पार्टिकल, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 चार्ज पार्टिकल थे, 4 पॉइंट चार्ज थे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, इफ वी हैव इन जनरल, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल दे रहा हूं, इन जनरल इफ वी हैव n चार्ज पार्टिकल, n पॉइंट चार्ज या n चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज क्या होंगे, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा, एक Q3 होगा, एक क्या होगा, Q4 होगा, एंड सो ऑन, कहाँ तक, Qn तक। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन जनरल बात करना, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देन नेट फोर्स F नेट एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, दिख रहा नीचे यहाँ पर, एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो ये K आएगा ये वाला, फिर समेशन, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, Q1 QK अपॉन में कितना आ जाएगा, R1K का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, R1K कैप, ऐसे आया। अब बात किसकी है, इस K की लिमिट की, कि K कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। जब मेरे पास चार्ज पॉइंट चार्ज थे तो K कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 2 से 4। यहाँ पर कितने पॉइंट चार्ज हैं, n पॉइंट चार्ज हैं, तो जो K वेरी करेगा कहाँ से कहाँ करेगा, K इक्वल टू 2 से लेकर n तक, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, K इक्वल टू 2 से लेकर n तक। एंड दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला, यहाँ बोलते हैं मोस्ट जनरल फॉर्मूला फॉर फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। ओके, क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या है, एक थ्योरेटिकल बात है। नाउ अब ध्यान देना, ये सिर्फ थ्योरी हमारे कोर्स में है, हमने पढ़ ली, इससे काम बिल्कुल नहीं बनेगा। अब आप कहोगे इतनी लंबी राम कहानी सुना दी, काम नहीं बनेगा बोल रहे हो। देखो ये चीज़ क्या है, हमारे बेसिक है, हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। अगर इन फोर्स ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो किया तभी तो मैं इन को इस टर्म में लिख पाया, ये हमको पता होना चाहिए। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ पर हम वेक्टर सम करेंगे, और वेक्टर सम करने के लिए हमने 2 मेथड पढ़ी हैं। एक कौन सी पढ़ी है,
ट्रायंगल मेथड, और दूसरी कौन सी पड़ी है, पैरेललोग्राम मेथड। और पैरेललोग्राम मेथड क्या होती है, मोर यूजफुल होती है, अभी बोलते लगाने में इजी रहता है। क्लियर बात। तो हम जब भी हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन आएंगी जहां पर मोर देन 2 पॉइंट चार्ज होंगे, तो वहां पर हम वेक्टर सम निकालेंगे किसी एक पॉइंट चार्ज पर लगने वाले फोर्स का, और वो वेक्टर सम किसकी हेल्प से निकालेंगे, पैरेललोग्राम मेथड की हेल्प से निकालेंगे। और एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्लास 11th में हमने जो पैरेललोग्राम मेथड थी वो क्या थी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स में आएंगे, और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटाऊँ मैं। हम डेरिवेशन में जाएंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज मतलब देखेंगे क्या होता है। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है, मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल हमने पढ़ा है, मैं इन दोनों को पहले शिफ्ट करूंगा। इस ए को मैंने पहले शिफ्ट किया, मैं इधर लाया, और बी को पहले शिफ्ट करूंगा, इसे हम वेक्टर की टेल बोलते हैं, इसे हेड बोलते हैं। और वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए की टेल पे ऐसे मिला दिया मैंने पहले शिफ्ट करते हुए, तो ये मेरे पास क्या है, वेक्टर बी है। अब यहां पर इन दोनों साइड को लेते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा। ऐसे मैंने क्या कर दिया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, और जो बड़ा वाला क्या है, डायगोनल है, उसकी जो लेंथ होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगी। या बोल सकते हैं अगर ये r है, देन दिस r विल बी इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये किसका बराबर होता है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बराबर होता है, एंड दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू, कितना पढ़ा था हमने सबको पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा ये 2ab कॉस थीटा। हियर थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। क्लियर इतनी बात। अब फटाफट से कहाँ आते हैं, हमारे क्वेश्चन में आते हैं। इस तरीके से क्या रखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, और क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। मान लिया मेरे पास यहाँ पर इस तरह से एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस वन इज माइनस एक्स एक्सिस, दिस वन इज माइनस वाई एक्सिस, एंड दिस इज अवर ओरिजिन। सॉरी, मान लिया यहाँ पर एक चार्ज क्या है, Q है, और यहाँ एक चार्ज Q है। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया, और इस O पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, तो मेरे पास 3 चार्ज का एक सिस्टम है, स्मॉल q एंड कैपिटल Q। मुझे क्या करना है, इस कैपिटल Q पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके, क्या करना है, इस कैपिटल Q चार्ज पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। और हमें और दे रखा है कि इस Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0 है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कितना 0,2 दे रखे हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है कहाँ पर होगा 0,0 पर, क्योंकि ओरिजिन है। ठीक है, ओके। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स निकाल देंगे। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स कहाँ को लगाएगा, इधर की ओर, यानी किस डायरेक्शन में, इन माइनस एक्स कैप डायरेक्शन। लेट अस से दिस फोर्स इज F1। सिमिलरली ये चार्ज इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, ऐसे भी नीचे की ओर लगाएगा। लेट अस से दिस फोर्स इज F2। ये फोर्स कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ओके, अब मुझे निकालना क्या है, F1 और F2 निकालना है, लेकिन ध्यान देना F1 और F2 की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो इंडिपेंडेंट होगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक, नाउ अब मुझे क्या निकालना है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दोगे, तो ऐसे क्या करेंगे हम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया इस शेप का, और ये जो मेरे पास वेक्टर निकल के आएगा, दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। और ये कहाँ से लिखा मैंने, इस लॉ से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, F नेट। ये क्या निकल के आया, F नेट। अभी F नेट कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक बात तो सिंपल पता चल रही है कि जो F1 है वो किस डायरेक्शन में, बताओ, डायरेक्शन ऑफ F1 इज माइनस आई कैप, या फिर माइनस एक्स एक्सिस की ओर है। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ F2 की बात करूं तो F2 कहाँ की ओर है, माइनस का जे कैप की ओर है, या फिर माइनस वाई कैप डायरेक्शन में है। अगर ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में है और ये माइनस जे कैप डायरेक्शन में है, तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ गया भाई, 90 डिग्री आ गया।
तो एफ नेट कितना आ जाएगा बताओ, एफ नेट विल बी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर ए की जगह कितना है, F1 है, बी की जगह कितना है, F2 है, तो कितना आ जाएगा ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कितना आ जाएगा ये cos 90 आ जाएगा। और cos 90 कितना होता है बताओ, 0 होता है। cos 90 कितना होता है, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज माई एफ नेट। ये क्या निकल के आया मेरा, एफ नेट, और इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, ध्यान देना, ये क्या निकल कर एफ नेट का मैग्नीट्यूड। नाउ अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, F1 और F2 निकालना पड़ेगा और वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करना पड़ेगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो निकालो फिर F1। F1 कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस ये दिस इज 2 यूनिट है, तो 2 मीटर बोल दो इसको, कितनी है ये 2 मीटर, ठीक है। और ये Q है, ये कैपिटल Q है, तो F1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, F1 विल बी इक्वल टू F1 का मैग्नीट्यूड K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या निकला मेरा F1। अगर मैं F2 निकालूं, देखो F2 निकालने का डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से आते कितनी है, अगेन दिस इज इक्वल टू 2 मीटर, साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,2 है, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। मैं अज्यूम कर चल रहा हूँ ये मीटर में दे रखा है, ठीक है, ओके। तो F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये K स्मॉल Q कैपिटल Q स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 4 आ गया। क्लियरली दिख रहा है F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू F1, यानी इस इक्वेशन में मैं F1 की जगह F2 पुट कर सकता हूँ, या फिर F2 की जगह F1 भी पुट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो रखो जहां इस इक्वेशन में, तो एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, मैंने ये वेक्टर हटा दिया तो वो बाहर हट जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हट जाएगा, मॉड F1 की जो कितना है K Q अपॉन 4 का होल स्क्वायर और प्लस F2 की जो कितना है K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन 4 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो कितना आ जाएगा ये K Q स्मॉल Q अपॉन 4 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया रूट के अंदर, यहाँ 1 बचेगा और प्लस 1 बच जाएगा, तो ये कितना आ गया ये K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन 4 और इंटू में कितना आ गया भाई √2 आ गया। ये क्या निकल गया मेरे पास, F नेट निकल के आ गया। तो दिस इज अवर F नेट, यहाँ बोलते हैं इस पर लगने वाले फोर्स, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड निकल गया भाई, किस डायरेक्शन में मिलता है, व्हाट विल बी द दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये हमें क्या करना है अब फाइंड करना है। डायरेक्शन का मतलब हमारा एंगल से है, यानी ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर ये फोर्स लग रहा है, ये हमें निकालना है। तो इसको मिटा दूं मैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल लिखूंगा, तो ये एफ नेट है, ठीक है, ये एंगल निकालना वो थीटा, ये निकाल सकते हो एंगल आप। देखो मुझे ये पता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पता है, ये किसके बराबर है, F2 के बराबर है, और F2 की वैल्यू कितनी है, ये है। और यहाँ से यहाँ तक ये पता है मेरे को, ये किसके बराबर है, F1 के बराबर है, ये पता है, ये पता है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है। अगर मैं यहाँ से इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं टेन थीटा निकालूं, क्या निकालूं, टेन थीटा, बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार। परपेंडिकुलर यानी कितना है, यहाँ से आता है, ये डिस्टेंस कितनी है F2 के बराबर, तो रखो फिर F2 अपॉन बेस, बेस कितना है भाई ये है, और बेस किलो कितना आ जाएगा मेरा F1 आ जाएगा। और अभी मैंने डिस्कस किया F1 इक्वल टू क्या है, F2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1, ठीक है, और टेन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है 45 पर, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया ये टेन इनवर्स इंटू टेन 45 यानी π/4 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आता है, थीटा इक्वल टू, देखो ये टेन इनवर्स है 10 है, तो ये कैंसिल तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे हम, मैथ्स में अपराध होता है, लेकिन फिजिक्स वालों को इतनी हिदायत होती है कि वो बोल सकते हैं कि इससे ये कैंसिल हो गया, वैसे कैंसिल नहीं होता, ठीक। ये इसको सॉल्व करके आंसर कितना आता है π/4, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/4 आ गया। यानी किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस से π/4 डिग्री पर लग रहा है, ठीक, और कहाँ की ओर साफ साफ दिख रहा है डायग्राम से, इस डायरेक्शन में, ओके। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक, ओके।
नाउ एक और क्वेश्चन देख लो, फिर आप कर ही रहे तो उसके लिए आपको मुझे जगह चाहिए, मिटानी पड़ेगी। इसको मिटाऊं मैं, ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये मिटाना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी से उठाते हैं। मान लिया हमारे पास क्या इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है? सेम होती है। इसके 3 वर्टेक्स हैं, इसको मैंने ए बोल दिया, इसे मैंने बी बोल दिया, इसे मैंने सी बोल दिया। तीनों वर्टेक्स पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ भी क्यू रखा हुआ है, यहाँ भी क्यू रखा हुआ है, और यहाँ भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस तरह से एक नॉर्मल खींच दिया, और यहाँ से एक नॉर्मल खींच दिया, और यहाँ से एक ऐसे नॉर्मल खींच दिया, ठीक है। और ये तीनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या? सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड लेट अस से इसको मैंने क्या बोल दिया? ओ बोल दिया। इस पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने? ओ बोल दिया। अब इसके सेंट्रॉइड पर क्या रखा हुआ है? एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें क्या निकालना है कि इस कैपिटल क्यू चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चारों वर्टेक्स पर क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, यानी क्यू मैग्नीट्यूड का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, यानी सेम नेचर के 3 चार्ज रखे हुए, क्यू क्यू क्यू, और इसके सेंटर पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस पर लगने वाला नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई मुझे ये डिस्टेंस चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, हाँ। अगर मुझे कूलम्ब्स लॉ लगाना है और इन दोनों के भी लगने वाले फोर्स मुझे निकालना है, तो ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, और आपके जन्म जन्म के लिए क्या हो जाएगा? एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे? इस तरह से एक यहाँ पर रफ में, या ऐसे अपने कोई में मार्जिन बना लो, वहाँ पर नोट करके लिख देना कि ये मेरे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज ए बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से एक नॉर्मल खींचा इस पॉइंट पर, और क्या करेगा? इस BC लाइन को बाइसेक्ट करेगा। दिख नहीं रहा है यहाँ पर करेक्ट बाइसेक्ट, लेकिन हाँ बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये मेरे पास पॉइंट D निकल के आया। सिमिलरली यहाँ से एक ऐसे पॉइंट खींचा यूं करके, और यहाँ से ऐसे एक नॉर्मल खींचा, ठीक है। और ये पॉइंट मेरे पास क्या है? O है। क्लियर? मुझे निकालना क्या है? AO निकालना है भाई। AO मुझे चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास क्या है? अगर ये नॉर्मल है यहाँ पर, तो ये मेरे पास बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं? मैं इसकी साइड को A मान कर चल रहा हूँ, ठीक है, हर साइड को। बेस और हाइपोटेनियस किस में आते हैं? कॉस में आते हैं। तो कॉस 30 कितना हो जाएगा बताओ? कॉस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, LAL लाल अपॉन कक्का, या फिर पंडी बद्री प्रसाद अपॉन हरल बोले, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है इसका? AD आ जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा इसका? AB हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास AD इक्वल टू कितना आ गया? AB cos 30 आ गया। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। और AB की वैल्यू कितनी है? A के बराबर है। तो A इंटू √3/2, ये तो क्या निकल गया मेरे पास? AD निकल के आ गया। मुझे चाहिए क्या? AO चाहिए। और AO इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD माइनस OD, AD माइनस OD। अब OD पता नहीं, फिर OD निकाल दो। तो OD कैसे निकलेगा भाई? यहां से निकलेगा। अगेन दिस एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, एंड इन ट्रायंगल CDO इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर मैं यहां पर क्या लगाऊं, और ये एंगल, ये कितना होगा यहां से यहां तक? A/2 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बाइसेक्ट करता है। ये भी कितने होगा यहां से यहां तक? A/2 हो जाएगा। तो इसमें क्या लगा दो? tan 30 लगा दो। तो tan 30 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका? OD है। बेस कितना है इसका? DC है। तो OD इक्वल टू कितना आ गया? DC इंटू tan 30 आ गया। और DC की वैल्यू कितनी है? A/2 है भाई। और tan 30 कितना होता है? sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा ये? 1/√3। तो cos 30 कितना आ गया? 1/√3। और ये मेरे पास कितना आ गया? OD।
OD इक्वल टू कितना आ गया, a/2 इंटू 1/√3। उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, AO निकल के आ जाएगा। AO इक्वल टू AD की जो कितना आ जाएगा, a√3/2 और माइनस ये कितना आ गया देखो, a/2 इंटू 1/√3। देखो दोनों ओर से a/2 बाहर है, तो AO इक्वल टू कितना आ गया, a/2 इंटू √3 माइनस का 1/√3, ऐसा कुछ आया। सॉल्व कर दो भाई इसको, तो यहाँ से AO इक्वल टू a/2, ये मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3, कितना आ गया 3 आ गया, -1 अपॉन में कितना आ गया √3, ठीक है। और 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो AO इक्वल टू कितना आ गया, ये a/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना आया √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। AO इज इक्वल टू कितना आ गया, a डिवाइडेड बाई कितना आया, ये √3 आ गया। ये क्या निकला भाई, मेरा AO निकला। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे से याद रखना है इसको, क्योंकि हर बार इतनी लंबी कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं। तो दिस इज अवर AO। ये जो AO होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी होती है, इसके एक साइड का 1/√3 टाइम होती है। ठीक, क्लियर है बात, ओके। अब ये पता चल गया, फिर अगर ये पता चल गया तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जितना AO होगा उतना ही BO होगा और उतना ही CO होगा, यानी जितना AO है उतना ही BO होगा और उतना ही CO होगा। तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू BO एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू CO। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो, अब इधर आते हैं, इस डायग्राम में आते हैं, फोर्स देखते हैं। ये मेरे पास क्या है, Q प्लस Q है, ये भी प्लस Q है। ये इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगेगा, नीचे की ओर। लेट अस से दिस फोर्स इज FA बोलते हैं, यानी फोर्स ड्यू टू ए चार्ज अ पार्टिकल विच इज सिचुएटेड एट पॉइंट A। ये कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर, यानी अलोंग द लाइन लगता है ना, तो कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर। लेट अस से दिस फोर्स इज FC, इसका नाम क्या बोल दिया मैंने, FC बोल दिया। ये कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, इस पर, इधर की ओर, और इसका नाम मैंने क्या बोल दिया, F क्या हो जाएगा, ये FB हो जाएगा। इसका नाम क्या बोल दिया मैंने, FB बोल दिया। और ऐसे वेक्टर लगा देंगे यूं करके, क्लियर है बात। तो ये क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है। अब क्या निकाल दो, पहले FA निकाल दो, FA का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। FA इक्वल टू कितना हो जाएगा, OA मुझे पता है, फॉर्मूला क्या होता है, KQ कैपिटल Q अपॉन OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, यानी A डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, ये √3 ऊपर जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 3 बचेगा ऊपर पर, तो कितना आ गया, 3K स्मॉल k कैपिटल K अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, FB निकालूं, देखो भाई FB का मतलब कितना हुआ, BO, और BO किसका बराबर है, AO के बराबर है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, इतना है तो आएगा, 3K स्मॉल k कैपिटल Q अपॉन, एक क्यूब क्यों आया, स्क्वायर होगा, ठीक है, तो कितना है A स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से क्या निकाल दूंगा, FC, और FC इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3K स्मॉल Q कैपिटल Q अपॉन, अगेन ये भी कितना आ जाएगा, A स्क्वायर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, बिकॉज AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO है, तो तीनों जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक, ओके। नाउ अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन दो फोर्स के लिए सॉल्व करते हैं, किनके लिए, FC और FB के लिए, यानी FC और FB मिलकर कितना फोर्स लगा रहे हैं, पहले ये देखते हैं। मैं एक काम कर रहा हूं, इस डायग्राम को यहां से निकाल रहा हूं, या फिर तीनों वेक्टर FA FB FC को यहां से उठा रहा हूं, इधर पे लिख रहा हूं, ठीक है। ये लिखा मैंने, ये नीचे को कितना लग रहा है, दिस इज अवर FA, यहां से ऐसे कैसे लग रहा है, दिस इज अवर FB, और यहां से इधर क्यों कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज अवर FC, इसका नाम क्या दिया है, FC दिया है, और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी वेक्टर की लेंथ क्या होगी, तीनों के लिए सेम होगी। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए, तो FB और FC का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, यानी ये दो मिलकर, सॉरी रिजल्ट पता चल जाएगा कि ये दोनों मिलकर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये पता चल जाएगा। तो बताइए एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला कौन बता सकता है, देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों एंगल मिलकर कितना बना रहे हैं, 360, कितना बना रहे हैं, 360। अगर ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 360 डिग्री,
तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 360/3 यानी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यानी ये एंगल कितना है मेरे पास 120 डिग्री का एंगल है। अब क्या बना दोगे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम, तो भाई बना दो पैरेललोग्राम ऐसे, और ये क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है एफ सी और एफ बी का, वो एफ ए के क्या है एंटी पैरेलल है। लेट अस से दिस फोर्स इज एफ डी, ये फोर्स क्या है मेरे पास एफ डी है। तो यहाँ से मेरे पास एफ डी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कौन सा लॉ लगाएगा ट्रायंगल लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ, कितना आ जाएगा ये एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस कितना आएगा 120 डिग्री, ठीक है। और कॉस 120 कितना होता है सोचो, तो एफ डी इज इक्वल टू, और एफ सी और एफ बी दोनों बराबर हैं, एफ सी और एफ बी दोनों बराबर हैं, तो मैं जहाँ एफ सी है उसको भी मैं एफ बी लिख सकता हूँ। तो एफ बी प्लस एफ बी का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ एफ बी एंड दिस इज एफ बी। और कॉस 120 कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास एफ डी इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ दिस इज एफ बी का स्क्वायर, ये 2 एफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस कितना आ जाएगा ये एफ बी का स्क्वायर। तो ये सिर्फ क्या बचा मेरे पास एफ बी का स्क्वायर बचा, तो एफ डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास एफ डी इक्वल टू क्या आ गया एफ बी के बराबर आ गया, और एफ बी इक्वल टू कितना है मेरे पास 3k कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है, और यही किसके बराबर है एफ ए के बराबर है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ए। और एफ ए और एफ डी दोनों कैसे हैं एंटी पैरेलल है, यानी दोनों का एंगल कितना है दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180। तो एंगल बिटवीन एफ ए एंड एफ डी दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और जब दोनों वेक्टर कैसे होते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो यहां से मेरे पास नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ डी और प्लस कितना आ जाएगा ये एफ ए आ जाएगा। अगर मैं वेक्टर लगाऊंगा, अगर इसका मैं आंसर लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कॉस 180 कितना होता है -1, कॉस 180 -1 यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये एफ डी माइनस एफ ए का होल स्क्वायर बनेगा। अगर होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो सिंपल क्या बचेगा मेरे पास, सॉरी होल स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा रूट से, तो कितना आएगा ये एफ डी माइनस एफ ए आ जाएगा, और दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर विल बी 0। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आंसर निकालने के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी हमने, जो अपने आप में क्या है एक बड़ी बात है। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बना लो, कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा यहाँ से, जब भी मेरे पास इस तरह से एक रेगुलर सिमेट्री होगी, यानी कोई ट्रायंगल होगा या फिर एक क्यूब होगा, सॉरी क्यूब नहीं क्या होगा स्क्वायर होगा, या फिर मेरे पास एक रेगुलर पेंटागन होगा, या फिर एक रेगुलर हेक्सागन होगा। रेगुलर का मतलब जिसके सारी साइड क्या हो बराबर हो, और उनके हर वर्टेक्स पर रखा हुआ चार्ज सेम हो, तब उसके सेंटर पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बन गया। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब वहां पर इसको दोबारा से देखेंगे। लेकिन हाँ अभी दिमाग में लेके चलो कि हाँ भाई बीच में क्या होगा फोर्स 0 होगा अगर ये चारों साइड सेम है, सॉरी तीनों साइड सेम है, और अगर स्क्वायर के केस में चारों साइड सेम है तब, और अगर ये चारों चार्ज भी सेम है स्क्वायर के केस में, अगर यहाँ तीनों चार्ज सेम है तब बीच पर कोई चार्ज रखा हो उस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझो। कितना टाइम लग रहा है उस पर ध्यान मत दो, जब टाइम दोगे तभी तो उस चीज में आप क्या बन पाओगे एक्सपर्ट बन पाओगे ना, तभी तो उसकी आप फील ले पाओगे। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई 10 मिनट पढ़ के 20 मिनट पढ़ के हो जाएगा, सच बता रहा हूँ नहीं होगा। जब तक आप किसी सब्जेक्ट को या फिर
किसी भी चीज़ को वक्त नहीं दोगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। ये लाइफ के हर फेज में एप्लीकेबल है, चाहे वो पढ़ाई के केस में हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसके केस में हो, या फिर आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो उसके केस में हो। दोस्ती भी वक्त मांगती है, उसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट हो दुनिया का वो वक्त मांगता है। तो इनमें क्या लगाओ, टाइम लगाओ और कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस करो, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी को ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ये भी एग्जाम्पल था, आप चाहो तो बुक से देख सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। इस तरह से अगेन मेरे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी 3 साइडों पर 3 चार्ज रखे हुए हैं। ये ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। यहाँ पर एक -q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ एक +q चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर भी एक +q चार्ज रखा हुआ है। हर चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। इस चार्ज में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ये निकालना है, इस पर नेट कितना लग रहा होगा ये निकालना है, इस पर नेट कितना लग रहा होगा ये निकालना है। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको बता देता हूँ। ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। लेट अस से दिस फोर्स इज FBA, ठीक है, फोर्स सॉरी FAB बोलूंगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस फोर्स विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेचर कैसा होगा अट्रैक्टिव, और ये क्या हो जाएगा FAC हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो दिस फोर्स विल बी FBA हो जाएगा। और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कहाँ की ओर, इधर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास FBC हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको क्या करेगा, रिपेल इधर की ओर, और कौन सा फोर्स लगेगा FCB लगेगा। और ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कहाँ की ओर, इधर की ओर, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास क्या नाम दूंगा उसको मैं, CA नाम दे दूंगा, ठीक है। देखो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा मेरा 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये पूरा 180 - 60 कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब सब कुछ आपके पास है, आपको FA, FAB, FAC, FBA, FBC, FCB और FAC निकालना है, FCA निकालना है। इन सब का मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन पता है आपको, साफ साफ दिख रहा है, फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाओ और सबका क्या निकाल दो, रिजल्टेंट निकाल दो। देखो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे और दिस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। इसका बनाओगे तो कैसे आएगा, ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा यूँ करके, ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। और इन दोनों का कैसे हो जाएगा, देखो ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे यूँ करके, और फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ये क्या हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट इन दिस डायरेक्शन। तो क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब कैलकुलेशन क्या है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई होप आप इसको कर लोगे। सिंपल सा क्या था, ये क्वेश्चन था, ठीक। ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था, किससे रिलेटेड, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आई है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा वहाँ, कहाँ, अबाउट में जाके आप व्हाट्सएप करो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करो, व्हाट्सएप में ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है, या टेलीग्राम में ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ आपको ये लेक्चर का अपडेट मिलते रहता है। तो आप इसी तरह से क्या बोलते हैं, अब वो भूल जाता ना, मैं जो कहना होता मैं सोचे रहता हूँ वैसे कि लास्ट टाइम मैं बोलूँगा, मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।